विविध प्रसंगों के बिहार झारखंड विभाजन का प्रभाव। बिहार के वर्तमान राजनीतिक मानचित्र को तैयार करने में शेरशाह और मुगल बादशाह अकबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12 अगस्त 1765 को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त कर लिया था। इस संयुक्त प्रांत की राजधानी कलकत्ता में स्थापित की गई थी और कलकत्ता में केंद्रीय सचिवालय रहने के कारण बंगाली कर्मचारी बिहार के कार्यालयों में वर्चस्व स्थापित कर लिया था। वे बिहारियों को हर दृष्टि से तंग करते थे और इस वजह से शिक्षित बिहारियों ने बिहार को बंगाल से अलग करने का एक आंदोलन खड़ा कर दिया। अंततः 22 मार्च 1912 को यह बंगाल से अलग कर लिया गया। उड़ीसा सहित 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ और इसकी राजधानी पटना बनी, जबकि उड़ीसा की राजधानी पहले से ही कटक में थी। उड़ीसा बिहार के साथ जुड़ा रहा, परंतु 1 अप्रैल 1936 को दोनों राज्यों को अलग अलग अस्तित्व प्रदान कर दिया गया। मई 1948 में उड़ीसा राज्य के सरायकेला खरसांवा जिले को बिहार राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और 1 नवंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बिहार ने 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दी। मानभूम के 40 थाना के पूर्वी क्षेत्र पुरुलिया, इस्लामपुर और किशनगंज के पूर्वी भाग को बंगाल में मिला दिया गया। हस्तांतरित आबादी 14,46,385 थी। बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 331 से घटकर 318 हो गई। बिहार राज्य का चौथा विभाजन जो हुआ वो झारखंड के रूप में हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग में 46% भूभाग को लेकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस विभाजन से बिहार राज्य को बड़ा झटका लगा। झारखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन 1912 से शुरू हुआ था, जब बिहार को बंगाल से अलग कर लिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल का विभाजन हुआ। इस विभाजन के साथ बंगालियों ने बिहार के दक्षिण हिस्से से छोटा नागपुर और संथाल परगना को बंगाल का हिस्सा बताने लगे। इसे बंगाल से जोड़ने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया और उड़ीसा के लोग भी छोटा नागपुर को अपना हिस्सा बताने लगे और सचिवालय रांची में स्थापित कर दी गई, सिर्फ यह बताने के लिए कि छोटा नागपुर उड़ीसा का हिस्सा है। इससे छोटा नागपुर क्षेत्र में बिहारी, बंगाली और उड़ीसा लोगों के बीच तकरार शुरू हो गई। इसी समय जर्मन मिशन के ईसाई आदिवासी, उस समय आदिवासी शब्द का प्रचलन नहीं था, जनजाति कोल, धांगर, संबसार आदि कहलाते थे। जर्मन पदाधिकारियों ने इनका नामकरण आदि निवासी किया था, जो कि आदिवासियों के लिए एक करद राज की मांग उठा दी। जिस तरह अन्य रियासतें हैं उसी तरह आदि निवासियों के लिए एक रियासत होना चाहिए। इस मांग के पीछे जर्मन पादरी थे जो जनजातियों का ईसाईकरण कर रहे थे। जनजातियों के ईसाईकरण को लेकर अंग्रेजी पादरियों के साथ उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई और ईसाई आदिवासियों को संगठित रखने के लिए जर्मन मिशन की तरह इंग्लिश तथा कैथोलिक मिशन भी इस तरह की मांग उठाना शुरू कर दिया। ईसाई आदिवासी संगठन उन्नति सभा में 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष भी इस तरह की मांग रखी। अलग राज्य की मांग को लेकर इंग्लिश चर्च के जयपाल सिंह को विशेष रूप से उभारा गया। उनके नेतृत्व में दिसंबर 1938 में आदिवासी सभा का गठन किया गया और 1939 में आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। इस सभा को ईसाई मिशनों, अंग्रेजों, जर्मन और साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम लीग आदि का समर्थन प्राप्त था। आदिवासी महासभा की ओर से बिहारी विरोधी हवा को तेज कर दिया गया और कहा जाने लगा कि छोटा नागपुर, संथाल परगना को बिहार का उपेक्षित उपनिवेश बना दिया गया और बिहार से हमें मुक्ति मिले। आदिवासी समाज मूल निवासी आदिवासी समाज मूल आदिवासी तथा धर्मांतरित ईसाई आदिवासी के रूप में स्पष्ट रूप से विभाजित थे। दोनों के बीच धर्मांतरण को लेकर मतभेद थे। टेबले उराव मूल आदिवासी के नेता थे, जबकि जयपाल सिंह धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों के नेता थे। मूल आदिवासी और आदिवासी छोटा नागपुर के हिंदू मुसलमान मूलवासी जो सदन कहलाते थे। स्वतंत्रता संघर्ष में भी सक्रिय थे। ईसाई आदिवासियों के संगठित हो जाने की प्रतिक्रिया मूल स्वरूप मूलवासी आदिवासी भी सक्रिय हुए। धर्मांतरण के विरोध करने और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें सनातन आदिवासी सभा का गठन किया और धर्मांतरण को लेकर आदिवासी महासभा बनाम सनातन आदिवासी सभा के बीच मनभेद विस्तार पाने लगा। 1946 में जब ईसाई आदिवासी नेता जयपाल सिंह व्यवस्थापिका सभा के लिए
1946 में जब ईसाई आदिवासी नेता जयपाल सिंह व्यवस्थापिका भाग के लिए खूंटी में उम्मीदवार बने तो सनातन आदिवासियों तथा मूलवासी सदानों ने ईसाई नेता का भारी विरोध किया। जयपाल सिंह स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण चंद्र मिश्रा से पराजित हो गए। तब जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का गठन किया और स्वतंत्रता के पश्चात सनातन आदिवासी सभा कांग्रेस में समा गई। जयपाल सिंह बिहार विधानसभा में 1946 में बिहार विरोधी बंगालियों के दबाव में आकर झारखंड को बंगाल में मिलाने की आवाज़ उठाई और 1952 में चुनाव में झारखंड पार्टी ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 1972 के समय झारखंड अलग राज्य के लिए एक नया ज्वार आया। 1972 के समय में झारखंड में अलग राज्य के लिए एक नया ज्वार आया जो ईसाई आदिवासी और बंगालियों की बनी संगठन से अधिक जोरदार था। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। इसने संथाल परगना के साथ साथ छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी पैठ मजबूत कर ली। जमीन खिसकने के डर से कांग्रेस तथा भाजपा कार्यकर्ता भी अलग अलग राज्य के लिए सक्रिय हो गए। तीनों में राजनीतिक संगठन की ओर से केंद्र सरकार का सम्मान पत्र सौंपा जाने लगा। 1997 में अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पारित हुआ। 1998 में बिहार पुनर्गठन विधेयक पर 3 दिनों तक चर्चा चली। लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2 अगस्त 2000 में को पारित हुआ और 11 अगस्त 2000 को ये विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 12 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने अपने सक्रिय बजट में 15 नवंबर 2000 की तिथि से झारखंड राज्य की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी। बिहार राज्य के दक्षिणी भाग के 46% हिस्से को काटकर 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में राज्य का गठन किया गया। विभाजन का प्रभाव। बिहार विभाजन के पश्चात बिहार और झारखंड राज्य में राजस्व और जनसंख्या और उद्योग और खनिज संपदा, विद्युत और उत्पादन, वन आदि के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बंटवारा हुआ। अविभाजित बिहार से नवोदित झारखंड राज्य में आ गया। अविभाजित बिहार की लगभग सभी औद्योगिक नगरियां जैसे जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची आदि नए झारखंड राज्य में चली गई और बिहार में सिर्फ बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना ही बचा जो अच्छी हालत में नहीं था। इसने तथा अनेक बीमार चीनी मिलें ही बिहार में रह गई। अविभाजित बिहार की मुख्य खनन क्षेत्र हजारीबाग, धनबाद, लोहरदगा, कोडरमा, चाईबासा, लातेहार, पलामू नवोदित झारखंड राज्य में चला गया। अविभाजित बिहार राज्य की 23,253 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नवोदित झारखंड में चला गया। 23,253 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भी झारखंड में चला गया। अविभाजित बिहार राज्य की 96% खनिज संपदा नए झारखंड राज्य में चली गई। बिहार के वन आधारित उद्योग को धक्का लगा। अविभाजित बिहार राज्य की 65% विद्युत उत्पादन क्षमता नए राज्य में चली गई और बिहार में सिर्फ 35% ही विद्युत संयंत्र चलाए रह गए। अविभाजित बिहार राज्य के 97% बृहद उद्योग जो है वो नए राज्य में चली गई और भारत में कारखानों का सिर्फ 2.2% बिहार में रह गया। सड़क व्यवस्था पर भी विभाजन का प्रतिकूल असर पड़ा। नए झारखंड राज्य में बिहार की कुल जनसंख्या का 35% है जबकि बिहार में 1,73,887 वर्ग किलोमीटर में से 79,714 वर्ग किलोमीटर नए राज्य में चला गया। नए झारखंड की कुल जनसंख्या का सिर्फ 26% जनजाति का है। नए राज्य झारखंड की जनसंख्या का सिर्फ 26% जनजाति का है। ये मूल आदिवासी और धर्मांतरित ईसाई के रूप में विभक्त है। 74% जनसंख्या गैर जनजाति का है। झारखंड के नगरों में बिहार, बंगाल, राजस्थान, पंजाब के लोग निवास करते हैं जो लगभग 10 से 12% ही होंगे। शेष यहाँ के मूल निवासी है जो सदान कहलाते हैं। नागपुरी, खोरठा, पंच, परगनिया, कुरमाली आदि इनकी भाषाएं हैं। ये मूलवासी कई जातियों, धर्मों में विभक्त हैं। सभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इनकी साक्षरता दर नीचे है। मजदूरी तथा अन्य प्रकार के श्रम करके ये अपनी आजीविका चलाते हैं। 1947 में बिहार देश का मुख्य औद्योगिक राज्य था और बिहार में 1951 में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 455 थी जबकि पूरे भारत में 6,982 थी। यानी पूरे भारत का 6.5% कारखाना बिहार में ही स्थापित था। औद्योगिक इकाइयां बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। ये सभी झारखंड के पठारी क्षेत्र में अवस्थित थे। इनके विकास के लिए बिहार सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किया जाता रहा। अविभाजित बिहार राज्य की 63% राजस्व नए राज्य में चली गई। अविभाजित बिहार में झारखंड क्षेत्र से कुल राजस्व में 38.76% का योगदान देता है। झारखंड क्षेत्र का योगदान
48%, 48.39% यानी 4,061 करोड़ रुपए का था। बिहार के अन्य भागों में 4,335 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे। बिहार में व्यावसायिक करों से कुल 1,719 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, जिसमें राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्र से 777 करोड़ रुपए और झारखंड क्षेत्र से 942 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे। उत्पाद शुल्क से राज्य को 232 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, जिसमें से 154 करोड़ रुपए झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होते थे। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर के घटने से बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई। औद्योगिक उत्पादन के मूल्य संवर्धन में बिहार का अंश 8.58% था और 29.56 करोड़ रुपए था। ये घटकर 5.8% रह गया। विभाजन पश्चात बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। शेष बिहार के क्षेत्र पूर्ण रूप से विकास और गरीबी के भंवर में फंस गए। इसी स्थिति में बिहार को बाढ़ तथा सूखा का भी सामना करना पड़ रहा है। अखंड बिहार के दो पहिए थे, उद्योग और कृषि, परंतु विभाजन के पश्चात उद्योग, खनिज, अयस्क आदि सभी झारखंड में चले गए। अतः विभाजन के पश्चात बिहार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और बिहार के सर्वांगीण विकास करने में भी अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या। दूसरा क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ की समस्या। बिहार देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य में से एक है। पूरे देश में कुल 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें से 64.61 लाख हेक्टेयर बिहार में है, जो देश के कुल प्रभावित क्षेत्र का 16% है। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर धन जन की हानि होती है, संपूर्ण जनजीवन ठप पड़ जाता है और बाढ़ पीड़ित लोग विस्थापन के लिए बाध्य हो जाते हैं। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी आपदा से निपटने हेतु व्यय करना पड़ता है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा विकास हेतु सीमित साधनों पर राहत और पुनर्वास का दबाव बढ़ जाता है। उत्तर बिहार की कृषि भूमि उपजाऊ है, किंतु बाढ़ की समस्या के कारण फसलों को काफ़ी क्षति होती है। कोसी परियोजना से 5.38 एकड़ कृषि भूमि को बाढ़ से सुरक्षित रखने के प्रति राज्य सरकार कटिबद्ध थी, लेकिन 2.67 लाख एकड़ भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ग्रस्त हो जाती है। दूसरी ओर तटबंध से बाहर 4.34 लाख एकड़ भूमि में जल जमाव हो जाता है। भारत में बाढ़ से होने वाली कुल क्षति का 23.3% बिहार में होता है, जबकि बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 17.3% इस राज्य में पड़ता है। बिहार के जल संसाधन विभाग की एक सांख्यिकी के अनुसार मिथिला का 76% भूभाग बाढ़ प्रभावित है और औसतन 60 लाख लोग बाढ़ से अभिशप्त हो जाते हैं। अभिलेख से पता चलता है कि साधारण स्तर का बाढ़ प्राय प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार में आता है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका 1901, 1902, 1904, 1906, 1910, 1915, 1918, 1921, 1925, 1930, 31, 1932, 1937, 1959, 1971, 1975, 1984, 1987, 1905 में काफ़ी प्रचंड थी। 1787 के अभिलेख के अनुसार मुजफ्फरपुर का एक बड़ा भाग गंडक नदी के बाढ़ में डूब गया था। 1872 में अभिलेख के अनुसार सारण तटबंध टूट जाने के कारण 30 गांव पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए थे। बाढ़ का तापमान सामान्य अर्थ होता है कि विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। सामान्य तौर पर लोग बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं। बाढ़ की स्थिति उस समय होती है जब जल नदी के किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर उस नदी के निकटवर्ती भागों में को जलमग्न कर देता है। वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक पर्यावरण का एक गुण है और अफवाह बेसिन के जलीय चक्र का संघटक। बाढ़ एक प्राकृतिक और मानव जनित घटना है तथा अति जल का परिणाम है। यह मात्र उस समय प्रकोप बन जाता है जब उसके द्वारा अपार धन और जन की क्षति होती है। बिहार 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है, उत्तरी और बिहार और दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग। गंगा नदी विभाजन को बांटती है। नदी प्रवाह प्रणाली को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और पठारी प्रदेश से निकलने वाली नदियां। उत्तरी बिहार की नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती हुई गंगा नदी में आकर मिलती है। पठारी भाग से निकलने वाली नदियां जैसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पंचाने, मोरहर, उत्तरी कोयल, अजय, क्यूल, मुहाने तथा कई छोटी छोटी नदियां बरसात में छोटानागपुर पठार से निकलने वाली नदियों जैसे कि गया, जहानाबाद, नालंदा,
पटना जिले में बाढ़ उत्पन्न करती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में या तो पूरी तरह सूख जाती है या नाले सदृश प्रतीत होती है, जबकि उत्तर बिहार की नदियां सदावाहिनी है। बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण हिमालय से प्रवाहित नदियां हैं, जिनमें गंगा, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा इत्यादि है। इनके अलावा माही, गंडकी, नारायणी, जीवद, तिलयुग, घमेरू, पजार, बाया, लखनदेई, अधवारा, खिरोई, व्याघ्रमुखी, इराही, दाही, जमुया, बूथी, बलान, कौशिकी, सौरा, पनार, कबल, कई, मेची, बेती, चिलोनी, हरदयार, इचार, काली, कोसी इत्यादि नदियां भी हैं, जिनमें बरसात के समय बाढ़ आ जाती है। अधिक वर्षा के कारण नेपाल के जल क्षेत्र में जलस्तर का निरंतर वृद्धि होने के कारण नेपाल बैराज द्वारा लाखों क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है और इस पानी के आते ही उत्तर बिहार से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और कमजोर तटबंध टूट जाते हैं, जिसके कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है। उत्तरी बिहार की छोटी छोटी नदियां भी कुछ अधिक वर्षा होने से जलप्लावित हो जाती हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र में इसका ढाल बहुत अधिक होता है और मैदानी भाग में आने पर अचानक ढाल नगण्य हो जाता है। क्योंकि तराई क्षेत्रों में इसका ढाल अधिक होता है और मैदानी भाग में आने पर अचानक ढाल नगण्य हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम ढाल है। पानी का निकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तराई प्रदेशों से मैदानी भाग में आने पर नदियों पर घाटी में गहराई कम हो जाती है और बालू अथवा पांग का जमाव हो रहने से दो नदियां के बीच क्षेत्र में बाढ़ का पानी एकत्रित हो जाता है। तराई प्रदेश में मैदानी भाग में आने पर नदियों पर घाटी में गहराई कम हो जाती है और बालू तथा पांग का जमाव होते रहने से नदियों के बीच के क्षेत्र में बाढ़ का पानी एकत्रित हो जाता है और उसका निकास जल्दी से नहीं हो पाता है। हिमालय से निकलने वाली सभी बड़ी नदियां मार्ग परिवर्तित भी करती है। कोसी नदी बहुत अधिक मार्ग परिवर्तित करती है। ये 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है। 1937 में ये सुपौल के निकट बहती थी, जो आज निर्मली के निकट बह रही है। बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तरी बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आ जाता है और इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला आदि नदियां भी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। धरातल में कम ढाल और वर्षा काल में जल जमाव के कारण नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में सर्पिलाकार बहती है और बाढ़ में धारा परिवर्तन कर लेती है। ऐसी दिशा में बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि सर्पकार नदी का बहाव क्षमता घट जाता है, जिससे जल फैल जाता है और विस्तृत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इससे काफ़ी धन जन की क्षति होती है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग का लगभग 80% भूभाग बाढ़ से ग्रसित है। बिहार का उत्तरी मैदानी भाग का लगभग 80% भूभाग बाढ़ से ग्रस्त होता है, यानी कुल क्षेत्रफल का 58.53 लाख हेक्टेयर में से 46.37 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ की त्रासदी झेलती है और उत्तर बिहार के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित होते आए हैं। इन 18 जिलों में तिरहुत, दरभंगा, कोसी प्रमंडल के सभी जिले, मुंगेर प्रमंडल का बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर का नौगछिया अनुमंडल है। बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिलों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है। अधिकतर बाढ़ का संबंध विस्तृत जलोढ़ मैदान में प्रवाहित होने वाली जलोढ़ नदियों से है। बाढ़ की रोकथाम के लिए तटबंधों और बांधों के निर्माण कराए गए हैं। प्राय सभी मुख्य नदियों को नियंत्रित करने के लिए नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित कर जलाशयों और नहरों और बांधों का निर्माण नदी जल राशि की सिंचाई और विद्युत उत्पादन कार्यों के लिए नियोजित करने के प्रयास के लिए किए गए हैं। लेकिन बाढ़ की समस्या के हल करने के सारे उपाय बेमानी साबित होते रहे। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की थी। तभी से बाढ़ नियंत्रण के लिए आधुनिक उपाय किए जाते रहे हैं। नदियों में बाढ़ आना प्राकृतिक है। जिस प्रकार प्रकृति को या फिर मौसम को पूर्णतः नियंत्रित करना मनुष्य के समर्थ से बाहर है, उसी प्रकार न तो नदियों को पूरी तरह पालतू बनाया जा सकता है और ना ही उसमें बाढ़ को आने से रोका जा सकता है, किंतु बाढ़ से पैदा होने वाली तबाही को निश्चित रूप से कम अवश्य किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि बिहार में सूखे की समस्या। तो बिहार प्राचीन काल से ही क्वेश्चन है बिहार में सूखे की समस्या। तो बिहार प्राचीन काल से ही सूखे की समस्या से जूझता रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 297 ईसा पूर्व के शासनकाल में अकाल पड़ने का उल्लेख जैन ग्रंथों में हुआ है। अकाल से त्रस्त जैन साधु दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए थे। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भी बिहार में भयानक सूखा पड़ा था। इसके पश्चात 1764 से 1770 तक बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से
प्रचंड अकाल पड़ गया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। बिहार के प्राय सभी जिले अकाल की चपेट में आ गए थे। पटना और उसके आसपास के क्षेत्र उस अकाल से बुरी तरह प्रभावित थे। पटना में प्रतिदिन 60 से 150 लोग भूख से मर रहे थे। 1770 के अकाल के समय गंगा नदी में भी पानी कम हो गया था। भूख से पीड़ित लोग गंगा नदी में कूदकर प्राण त्यागने लगे थे। लाशों के सड़ने से महामारी फैल गई थी और अकाल का सबसे भयावह प्रकोप पूर्णिया में देखने को मिला था, जहां 1/3 जनसंख्या काल कलवित हो गई थी। कंपनी सरकार के सुपरवाइजर डुकरेल ने रिचर्ड बेयर को 28 अप्रैल 1770 को इस संबंध में पत्र लिखा था, जहां प्रतिदिन 30 से 40 व्यक्ति भूख से तड़प कर मर रहे थे। 1 लाख व्यक्ति मर चुके थे। यहां का आलमगंज पूरी तरह से उजड़ गया था। बिहार के नगरों की स्थिति का पता तो चल रहा था, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर कंपनी सरकार बिल्कुल मौन थी। अकाल से पीड़ित लोग घास और वृक्ष के पत्ते खाने पर विवश थे। कई स्थानों पर लोग मुर्दे खाने को विवश थे। मवेशियों की भी वैसी ही स्थिति थी। भूख प्यास से गाय बैल भी मर चुके थे। गांव नगरों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसी स्थिति रहने के बावजूद कंपनी सरकार अकाल पीड़ितों पर कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं चलाई, बल्कि अमानवीयता की सीमा लांघते हुए राजस्व बढ़ा दिया। क्रूरता से राजस्व वसूला जाने लगा और इस अकाल के काल में ही राजस्व की वसूली 25 लाख से निर्धारित लक्ष्य से बढ़कर 38 लाख हुई। निसंदेह ये औपनिवेशिक कंपनी सरकार की क्रूरता का परिचायक था। बिहार में 1770 के इस अकाल का जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा। जनसंख्या का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा समाप्त हो गया और कृषि योग्य 1/3 भूमि झार जंखाड़ में परिणत हो गई। अकाल के फलस्वरूप डकैती और लूटमार की घटना आम हो गई थी, परंतु अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वे अपने क्लबों में मौज मस्ती से मशगूल रहते थे और अपने लिए बनारस से अनन मंगवाकर अन्नागार बनवा लिया था, जिसमें पहरा रहता था। अंग्रेज़ों ने अपनी अनन सुरक्षा के लिए उसी दौरान पटना में गोलघर का निर्माण करवाया था। जॉन शोर के सुझाव पर 1784 में अन्नागार का निर्माण किया गया था। सूखा अत्यधिक घातक प्राकृतिक प्रकोप का है। सुखाड़ का तात्पर्य कृषि कार्य में पानी की कमी से है, परंतु यह स्थिति वर्षा की लगातार कमी से उत्पन्न होती है। लंबी अवधि तक शुष्क वातावरण से सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक समय तक सूखे की स्थिति रहने पर जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोप के कारण कृषि और प्राकृतिक वनस्पति को भारी क्षति होती है तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल वर्षा सूखे का प्रमुख निर्धारक सूचक है। सूखे की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा की 75% या उससे कम या मासिक वर्षा सामान्यतः मासिक वर्षा से 60% से कम होती है। सूखे का जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जीव रूपों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जंतु और पौधे दोनों प्रत्यक्ष रूप से जल पर निर्भर रहते हैं। बिहार में वर्षा मानसून पर आधारित है, जो अनिश्चितता और विफलता के लिए अज्ञात है। अतः राज्य का विभिन्न भाग सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है और बिहार को सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, भोजपुर आदि जिले सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत 30 प्रखंड है। ऐसे क्षेत्र का विस्तार 9533 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बिहार में सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र मध्य दक्षिण क्षेत्र में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, नवादा, जमुई, बांका जिला है। ये मध्य पश्चिमी भाग में रोहतास और कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर बिहार का क्षेत्र है, जो सूखा प्रभावित रहता है। बिहार निरंतर रूप से बाढ़ और सूखे से प्रभावित रहा है। उत्तर बिहार बाढ़ से तो दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से निकलती है, अतः वे सदा नीरा है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसलिए ये पठारी नदियां वर्षा के दिनों में पानी भरी रहती हैं, परंतु अन्य मौसम में सूख जाती हैं और इस कारण ये गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा आदि जिलों में सूखे का प्रकोप हो जाता है। इसके समाधान के लिए उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। कई पर्यावरणविदों ने इस योजना पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इंजीनियरिंग इस समस्या के समाधान के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। बिहार के लिए कुछ राजनेताओं ने भी इस योजना का विरोध किया। वित्त संबंधी समस्या भी उभर कर सामने आई और नदी जोड़ो योजना अभी भी खटाई में पड़ी हुई है। सूखा क्षेत्र की समस्याओं के निदान हेतु भारत सरकार के द्वारा 1973-74 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तथा तकनीक से सुखाड़ के प्रभाव को कम करना, इन क्षेत्र में जल संसाधन का विकास एवं प्राकृतिक संतुलन बनाकर इन क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। बिहार में शुरू से ही 7 जिलों में 55 प्रखंडों में ये कार्यक्रम लागू था। वर्तमान में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के रोहतास, कैमूर, नवादा, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई के जिलों में चल रहा है। इसके अंतर्गत इन जिलों में छोटी सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचाई और जलापूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है।
इसके अलावा शुष्क भूमि कृषि, मत्स्य पालन, जल संसाधन, वानिकी आदि संबंधी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही मिट्टी में नमी को अस्थायी रखने के उपाय, चारागाह का विकास और सामाजिक वानिकी और फर्म वानिकी और कृषि वानिकी और दुग्ध उद्योग का विकास किया जाता है। बिहार में किसान आंदोलन। तो औपनिवेशिक कंपनी सरकार का प्रशासन बिहार में अगस्त 1765 से प्रारंभ हुआ। इसी के आसपास यूरोप की गोरी जातियों की कोठियाँ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने लगी। चंपारण, दरभंगा, शाहाबाद, भागलपुर, संथाल परगना में वे नील से आकर्षित होकर वहाँ अपनी कोठियाँ स्थापित किए थे। यूरोप में बिहार बंगाल का नील अत्यंत लोकप्रिय हो गया था और साथ ही व्यापार के लिए मुनाफा देने वाली वस्तु भी बन गया था। इससे यूरोप की गोरी जातियाँ नील प्राप्त करने के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी डेरा कोठी स्थापित करने लगी थी। नील के यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ किसानों का शोषण भी शुरू हो गया था। वे किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे और बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी वह अन्याय और शोषण का सबसे विकृत रूप दिखाई पड़ता था। किसानों के रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई गांठ यूरोप नहीं पहुँचती थी। चंपारण में सर्वाधिक संख्या में उनकी कोठियां स्थापित हुई थी। आरंभ में 36 अंग्रेज ठेकेदार और 23 नील के व्यापारियों की कोठियां वहां स्थापित हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। 1860 के समय रैयतों को बीघा पीछे 5 कट्ठा नील बोना पड़ता था। किसान उनके लिए नील की खेती करने के लिए विवश थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन एवं उनकी न्यायपालिका भी उनके संरक्षण में नहीं थी बने हुए थे। किसानों की व्यवस्था को कोई सुन नहीं रहा था। किसान की व्यवस्था का फायदा अंग्रेज व्यापारी करते थे और उस समय रैयतों को 1 एकड़ नील के 6.5 रुपये मिलते थे, जो बिल्कुल नगण्य रकम थी। खुद के लिए अनाज की उपज भी नहीं कर पाते थे। जो रकम उन्हें प्राप्त होती थी उससे कोठी वाले किसी न किसी बहाने हड़प कर जाते थे और न पहनने का वस्त्र और न खाने का अन्न। अंततः किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसानों के विद्रोह का आंदोलन से पुलिस प्रशासन घबरा गई। सरकार की ओर से एक जांच कमेटी स्थापित की गई और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1867 में 1 बीघा में 3 कट्ठे में नील की खेती करने का सुझाव दिया गया। तभी से इस प्रथा का नाम तिनकटिया प्रथा पड़ गया। बिहार के किसानों से पूर्व 1860 में बंगाल के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। किसानों की व्यवस्था देखकर हरीश चंद्र मुखर्जी ने कमीशन के समक्ष उनकी परेशानियों को रखते हुए न्याय दिलवाने लगे। नील व्यापारियों के विरुद्ध बंगाल में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। बंगाली आंदोलनकारियों ने बिहार के किसानों को भी आंदोलन करने के लिए उकसाने लगे। इसका असर ये हुआ कि बिहार के किसान भी आंदोलन पर उतर आए। इस किसान आंदोलन के फलस्वरूप 1 एकड़ में 5 कट्ठे के स्थान पर बीघा पीछे 3 कट्ठे नील की खेती की जाने लगी। 1860 से 1867 तक बिहारी किसानों पर जो जोर जुल्म हुए थे उसकी भी एक अलग इतिहास है। कितने आंदोलनकारी किसानों को फांसी पर लटका दिया गया, कितने ज़मीन से बेदखल कर दिए गए, कितने विद्रोही किसानों की झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कितने पीड़ित किसान अपना घर छोड़कर अत्यंत पलायन कर गए। अंग्रेजी सरकार ने इसका ब्यौरा भी नहीं रखा। तत्कालीन जांच कमीशन रिपोर्ट से पता चलता है कि नीलों ने इस अशांति का कारण बंगाली आंदोलनकारियों को बताया था। बंगाल की तरह बिहार के किसान आंदोलन को भी औपनिवेशिक सरकार ने शक्ति बल से दबा दिया। किसान आंदोलन स्थिर पड़ जाने के पश्चात किसान दहशत और आतंक के वातावरण में 5 कट्ठे के स्थान पर 3 कट्ठे पर नील की खेती करने लगे। 3 कट्ठिया भी किसानों के लिए बोझ था, फिर भी उन्होंने खेती करना ही होता था। 3 कट्ठिया प्रथा भी उनके दुखों का प्रधान कारण थी। साथ ही किसानों को कई प्रकार के अफवाह, पैन खर्च, सलामी और बांध बेरी और बैठ माफी और बपी और पुती और सगोड़ा और कोलू आवन और चोली यावन और बट छपी और बिचाई और हथियाई और हावी और आमदी और सलामी और सरीदावन आदि भी उन्हें देना पड़ता था। इन अभावों के अलावा भी और कई प्रकार के अबवाब कोठी वाले वसूलते थे। इसके अतिरिक्त भी रैयतों से जुर्माना भी वसूल किया जाता था। थोड़ी भी कोताही करने पर कोड़े से पिटाई होती थी। इस कारण किसानों की स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली। कोठी वालों के आतंक के बावजूद किसान विरोध प्रकट करने लगे। उनकी व्यवस्था को सुनने वाला कोई नहीं था। स्थिति ये हो गई कि अधिकांश किसान 1880 में आंदोलन पर उतर आए। इस आंदोलन को भी औपनिवेशिक सरकार पूर्व की तरह शक्ति बल से दबा दिया गया। किसान आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दबा दिए जाने के बावजूद नील की खेती से संबंधित फौजदारियां होती रही। रैयतों ने 14 अगस्त 1907 को चंपारण के कलेक्टर के पास अर्जी दी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब तक रैयत कोठी वाले के लिए नील की खेती करते रहे, तब तक उनको नील के खेत सींचने के लिए पानी निःशुल्क मिलता रहा। किंतु 1908 में रैयतों से पानी के लिए प्रति बीघा 3 रुपये वसूला जाने लगा, पैन खर्च।
तब किसान आंदोलन पर उतर आए। किसानों को रकम भी पुरानी परिपाटी के अनुसार ही मिलते थे। महंगाई बढ़ गई थी, परंतु कोठी वाले किसानों को एक पैसा भी नहीं देना चाहते थे। जब किसान आंदोलन पर उतर आए तब सरकार के दबाव से रकम बढ़ाकर 1909 में मिस्टर गोरले की रिपोर्ट के आधार पर 13.5 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा उन खेतों पर नील की खेती होती इसकी मालगुजारी नहीं लेने का सुझाव भी दिया, परंतु इस नियम को अधिकांश कोठी वालों ने कार्यपूर्ण परिणत कर दिया। किसान समझ गए कि औपनिवेशिक सरकार और अंग्रेजी व्यापारी की मिली भगत से यह सब कुछ हुआ है। बिहार के किसान औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार की नीतियों और नियमों से परेशान थे ही साथ ही यूरोपीय व्यापारी और भारतीय शोषकों से भी त्रस्त थे। उनके अत्याचारों को सहते हुए भी किसान उनके लिए नील की खेती करते रहे। परंतु चंपारण के नील किसानों ने राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में 1916 में विद्रोह कर दिया और सतबरिया गांव के राजकुमार शुक्ला ने संकल्प लिया कि किसानों को उनके नरकीय जीवन से किसी भी सूरत से निजात दिलाकर रहेंगे। उसी संकल्प के साथ वे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे और गोरख प्रसाद, निधर प्रसाद, मोहम्मद मुनीस, संत राउत, शीतल राय, शेख गुलाम आदि से मिलते भी रहे। कानपुर जाकर प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से भी मिले। उन्हीं के सुझाव पर वह गांधी जी से लखनऊ जाकर मिले और गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों ने नीलों के विरुद्ध अप्रैल 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। किसान आंदोलन के फलस्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों ने नीलों के विरुद्ध अप्रैल 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। किसान आंदोलन के फलस्वरूप औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया। इसके सुझाव पर किसान ने तिनकटिया प्रथा